हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेनिया एंड मैं हूं आपकी बायोगुरु। और बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आज हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, इसकी हम लाइन वाइज पूरी पढ़ेंगे, क्या क्या लाइन्स इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन के मीनिंग को अच्छी तरह से समझेंगे और वहां से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। ठीक है, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। सो बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे क्योंकि टूल्स जो है हम वो सारे अपने पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, fragmentation of DNA by restriction into nucleases, isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in a medium at large scale, and extraction of the desired product. Let us examine each these steps in some details. जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, या फिर उसका फ्रेगमेंटेशन किया जाए किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, एंड देन आफ्टर उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन होना, फिर उसके बाद में उसको वेक्टर के साथ में डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से लाइगेट करना, देन आफ्टर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, फिर उस पर्टिकुलर होस्ट सेल की कल्चरिंग करके एक लार्ज स्केल में उसको हमें प्रोड्यूस करना और फिर एक्सट्रैक्ट करना अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीजें जो है आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन है। तो रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये हमें सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दे आर द जेनेटिक मटेरियल होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में। In majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid और DNA. ज़्यादातर organisms में क्या पाया जाता है as a genetic material? That is the deoxyribonucleic acid और DNA. In order to cut the DNA with restriction enzymes, it needs to be in pure form, free from other macromolecules. जब हम इसको कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, यानी कि रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियसेस की हेल्प से, तो हमें ये श्योर करना होता है कि ये पूरी तरह से प्योर हो, यानी कि इसके साथ में और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फ्री होते हैं वो इसके साथ में नहीं होने चाहिए। सो सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, जैसा कि हमें पता है कि वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है हमारा डीएनए, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. सभी को पता है कि DNA सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर DNA है। जब हम इसको रप्चर करेंगे, इसको रप्चर करेंगे, इन दोनों को रप्चर करेंगे तो क्या होगा, DNA के साथ साथ बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, RNA हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो उसमें से चाहिए वो क्या चाहिए, दैट इज ओनली द डीएनए। सो उस डीएनए को हमें आइसोलेट करना, दैट इज द बिग थिंग एंड दैट इज द वेरी इनिशियल स्टेप फॉर दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. So this can be achieved by treating the bacterial cells, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme, bacteria, cellulase, plant cells and chitinase, fungus. तो अब सेल वॉल जो रप्चर की जा रही है उसको करने के लिए कौन से एंजाइम से हमें ट्रीट करना होता है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो या प्लांट सेल हो या फंजाई हो, किसकी बात करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो दैट इज द लाइसोजाइम, अगर प्लांट सेल की बात करें तो दैट इज द सेल्यूलेज, एंड इफ वी टॉक अबाउट द फंगस दैट इज द काइटिनेज। आपको यहाँ पे ये तीनों एंजाइम्स के नेम लर्न करने हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. हम सभी को पता है कि जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं हमारे, उसके चारों तरफ ही क्या होता है, coiled होता है। And the RNA can be removed by the treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with proteases.
सो अगर हमें आरएनए को रिमूव करना है तो हम किस एंजाइम की हेल्प लेंगे? दैट इज द आरएनएज। आरएनएज क्या करेगा? वो आरएनए को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। और प्रोटीएज किसके लिए यूज करेंगे? दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन, एंड प्रोटीएज जो क्या करेगा? वो पूरे प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। Other molecules can be removed by appropriate treatment, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as collection of fine threads in the suspension. आरएनए को आरएनए से ट्रीट करके हम सारा डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीएज की हेल्प से, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से हम डाइजेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास है फाइनली क्या बचेगा? डीएनए बचेगा, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें मिलेगा, जिसको हम चिल्ड एथेनॉल के साथ में, चिल्ड एथेनॉल की ट्रीटमेंट से, यानी कि चिल्ड एथेनॉल उसमें ऐड करके, प्रेसिपिटेट करके उसको यूज कर सकते हैं आगे प्रोसेसेस में, और वो हमें कंप्लीट फाइन थ्रेड के फॉर्म में दिखता है। कभी कभी हमें नेकेड आई से भी शो हो जाता है, बट जनरली वी कैन नॉट सी इट। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखिए कि आपको कैसे डीएनए का जो थ्रेड है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक साइट्स जो है उस पर डीएनए को कट करना। Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme. हम सभी को पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं उनकी हेल्प से ही हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। और उनकी ये प्रोसेस कब सक्सेसफुल होती है? जब हम वहाँ पे सारी वो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम फिर चेक कर सकते हैं कि वो डाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, यानी कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट था हमारे पास में, उसको जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया तो वो डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट में कट हो जाएगा। और फिर हम अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसके फ्रेगमेंटेशंस या फिर आप उसकी डाइजेशन को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि कैसे चेक कर सकते हैं अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या है, ये आप आई बटन से देख सकते हैं, मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है। सो द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। और यही सेम प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी ट्रीट की जाती है। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। अब डीएनए की जो ज्वाइनिंग होती है वो भी बहुत सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है। After having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cutout of gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligase is added. This results in the preparation of recombinant DNA. हम सभी को पता है कि जो डीएनए लाइगेज होता है दैट इज यूज्ड फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हमने वेक्टर डीएनए को भी कट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से पर्टिकुलर साइट पे। सपोज दैट ये हमारा वेक्टर डीएनए था और हमने इसको इस साइट पे कट कर दिया पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसके बाद इसको रिमूव कर दिया और हमने इस जगह पे ऐड कर दिया अपना डिजायर्ड डीएनए पोर्शन, किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब जो हमें डीएनए का मिल गया है डिजायर्ड पार्ट, उसको एम्प्लीफाई कैसे करेंगे, यानी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीसीआर का। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 प्राइमर्स। यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है, जो हमारा डिजायर्ड पार्ट है डीएनए या फिर जीन, 2 प्राइमर्स को यूज करके हम उसकी अपनी ज़्यादा नंबर्स ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, क्या होती है प्रोसेस? चलिए देखते हैं। 2 sets of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. अब प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स एक्चुअली में स्मॉल केमिकली सिंथेसाइड, इनको हम लैब में ही सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर डीएनए के रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि वो वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं या बॉन्डिंग कर सकते हैं। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है, द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। एंड जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्राइमर्स को एक्सटेंड करता है न्यूक्लियोटाइड्स की यूज करते हुए, जो कि हम उसको इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं।
इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, अगर इस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को बहुत सारी बार रिपीट किया जाए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, यानी कि उसको हम अराउंड बिलियन टाइम्स भी कॉपी कर सकते हैं. A billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment of desired can now be used to ligate with a vector for further cloning. जो amplification हमें achieve हो रहा है, इसके जो सबसे main role होता है वो होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का, और ये डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस से, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है ये एंजाइम. जब क्योंकि हाई टेम्परेचर कब आता है, जब हम डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं, उस टाइम पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. अगर ये इसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा. और ये जब एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट डिजायर्ड कैन नाउ बी लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग. अब इसको हम जो डिजायर्ड डीएनए की हमारी बहुत सारी कॉपीज आ गई है, इसको हम लाइगेट कर सकते हैं वेक्टर के साथ में, ताकि आगे की क्लोनिंग की प्रोसेस को पूरा किया जाए. अब चलिए देखते हैं जो डायग्राम हमें दे रखा है पीसीआर का वो क्या है. चलिए वो देख लेते हैं. सबसे पहले है रीजन टू बी एम्पलीफाइड. ये हमारे पास में एक डिजायर्ड डीएनए था, इसका ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो हमें एम्पलीफाई करना है. ठीक है, तो हमने इसको पहले तो जो हमारे पास में प्राइमर्स हैं वो हमने ऐसे ही बनाए कि वो इसी साइड पे स्टिक कर सके, वो इसी साइड के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या प्रोसेस हुई, दैट इज द डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन के बाद में यहाँ पे हमारे क्या प्राइमर्स जो थे वो एनील कर गए, यानी कि सेकंड स्टेप क्या था हमारा, ये फर्स्ट था डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज द एनीलिंग. एनीलिंग में प्राइमर्स जो थे वो वहाँ पे एनील हो गए, यानी कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ में जुड़ गए. अब डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इनकी हेल्प से वो क्या करेंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे. यानी कि देखिए आप, ये इधर एक्सटेंड हो गया, ये वाला इस साइड एक्सटेंड हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सटेंशन. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में सेम बहुत सारी प्रोसेसेस बहुत सारी साइकिल्स रिपीट हुई, यानी कि अराउंड 30 साइकिल्स रिपीट हुई, और हमारे पास में 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड डीएनए की कॉपीज अवेलेबल हैं. ठीक है, 3 मेन स्टेप्स हैं, दैट इज डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स. तो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीज़ थी वो थी आपका थर्मस एक्वाटिकस के बारे में. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जिससे ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, साथ में आपको डीएनए की जो प्रोसेस थी पीसीआर की वो पूरी पता होनी चाहिए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है. इंजर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म. अब इंजर्शन कराना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म में. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल. बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास में जो लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल में इंट्रोड्यूस कराएं. रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग. जब रेसिपिएंट सेल्स को हम कॉम्पिटेंट बना देते हैं तो वो एबल होती हैं डीएनए के उस पोर्शन को अपटेक करने के लिए जो भी उनके सराउंडिंग में अवेलेबल है. सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक, एग्जांपल एम्पिसिलिन, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल्स, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल. तो अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल है वो अगर ट्रांसफर हो जाता है किसी नॉर्मल इकोलाइज सेल में, तो वो पर्टिकुलर होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल में, यानी कि अब वो उस मीडियम में भी सर्वाइव कर पाएगी जहां पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अवेलेबल है. ठीक है, सो इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, यानी कि अब हम उसको अगर स्प्रेड करेंगे उन अगार प्लेट्स पे जिसमें कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अवेलेबल है, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो. तो सिर्फ जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेंट है वही केवल ग्रो करेंगी. अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई. जो भी अनट्रांसफॉर्म्ड होंगी वो क्या होंगी, डेड हो जाएंगी, वो ग्रो ही नहीं करेंगी. सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन. तो सिर्फ एक एम्पिसिलिन जीन की प्रेजेंस होने से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम के थ्रू. सो द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर. तो यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था उसको हम इस केस में क्या कह सकते हैं, एक सेलेक्टेबल मार्कर कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो है उनको सेलेक्ट करने के लिए काम आ रहा है.
नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है उसको कैसे ऑब्टेन किया जाए? When you insert a piece of ln-DNA into a cloning vector and transferred it into a bacterial, plant and animal cell, जब हमने एक एलियन डीएनए को क्लोनिंग वैक्टर में इंसर्ट करा दिया, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं किसी बैक्टीरियल सेल में या प्लांट या फिर एनिमल सेल में, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। तो एलियन डीएनए क्या होता है? साथ में उसके मल्टीप्लाई होने लगता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। जो सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो सारी आरडीटी की प्रोसेसेस हो रही है, उनका फाइनल एम क्या है? फाइनल एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल प्रोटीन को पाना। डिजायरेबल प्रोटीन को पाना मतलब कि अगर कोई डीएनए जो हमारा डिजायर्ड पोर्शन था, ये किसी ना किसी प्रोटीन को तो किसी ना किसी एंजाइम को तो कोड कर ही रहा होगा ना, क्योंकि जैसे कि सपोज दैट इसने एमआरएनए बना लिया और वो पर्टिकुलर एमआरएनए क्या है? किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा। तो ये प्रोटीन क्या होगा? हमारा डिजायर्ड प्रोटीन होगा। तो कंप्लीट आरडीटी का जो एम होता है वो सिर्फ एक डिजायर्ड पर्टिकुलर प्रोटीन को ही ऑब्टेन करना होता है। ठीक, so hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो recombinant DNA के एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है। so the foreign gene gets expressed under appropriate condition। तो जो फॉरेन जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस तो होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएट जब तक कंडीशन उनको नहीं मिलेगी वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। अब जो एक्सप्रेशन हो रहा है फॉरेन जीन्स का होस्ट सेल में, ये हमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स को समझाएगा। आप देखिएगा अभी। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। जब हमें क्लोन जीन मिल जाता है हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, तो हमारे पास में जो कंडीशन होती है वो होती है एक्सप्रेस कराना उस पर्टिकुलर टारगेटेड प्रोटीन को। वन हैज़ टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल, और वो भी किस पे? बहुत ही लार्ज स्केल पे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज अ नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्यों ज़रूरत होती है वैसे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कराने की? इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन जीन आप कह सकते हो, या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन किसी जीन से जब एक्सप्रेस होता है किसी हेट्रोलॉगस होस्ट, यानी कि किसी दूसरे टाइप के होस्ट में जब एक्सप्रेस होता है, तो दैट इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory। लैब में तो हम इनको बहुत ही छोटे स्केल पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि हम कल्चर्स बना सकते हैं। The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique। अब ये जो कल्चर्स हमारे पास में बन रहे हैं, इनसे हम डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे हो रहा है। The cells can also be multiplied in a continuous cultural system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiologically most। अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो है हमारे पास में कंटिन्यूस उस कल्चरल सिस्टम को यूज़ करें, यानी कि हम एक साइड से फ्रेश मीडियम को इन कराते रहें और दूसरी साइड से जो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है उसको हम क्या करें? रिमूव करते रहें। तो ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूस फॉर्म में चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। तो जो हमारा ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू अ हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। और इस टाइप के जो कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बायोमास को प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर्ड प्रोटीन की। सो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। तो जो स्मॉल वॉल्यूम में कल्चर हम लैब में कर रहे थे तो वो हमारे लिए उतने एप्रिशिएबल क्वांटिटीज़ हमें नहीं देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं। तो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हमने बायोरिएक्टर्स को डेवलप किया उसके लिए। एंड वेयर लार्ज वॉल्यूम्स अप टू 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस, जिसके अंदर कितने लीटर तक कल्चर प्रोसेस हो सकता है? 100 से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स was required. Thus bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products
individual enzymes etc. using microbial plant, animal और human cells. सेम वही प्रोसेस होती है, पूरा वही रॉ मटेरियल यूज होता है, वही कल्चरिंग की प्रोसेस होती है, लेकिन वो सारी चीजें एक बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होती है. बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन. जो बायोरिएक्टर होता है वो एक ऐसा क्लोज वेसल एनवायरनमेंट होता है जो हमें वो सारी कंडीशंस, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जो किसी पर्टिकुलर डिजायर प्रोटीन के लिए चाहिए होती है, डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होती है, वो सभी प्रोवाइड करता है. वो कंडीशंस क्या होती हैं? जो कि टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है, सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड ऑक्सीजन है. The most commonly used bioreactors are of stirring type which are shown in figure 11.7. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बायोरिएक्टर है दैट इज़ द स्टिरिंग बायोरिएक्टर. ये आपका फर्स्ट वाला डायग्राम जो है दैट इज़ द, एंड द सेकंड वन इज द स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल आर स्पार्ज्ड. तो ये दो टाइप के जो है हमारे स्टिर टाइप के हैं. इसमें आप स्ट्रक्चर इसका देखिए, ये आप देख सकते हैं मोटर लगी हुई है. देन आफ्टर दिस इज द फोम ब्रेकर, यानी कि जो भी फोम बन करके ऊपर आएगा वो इसको ब्रेक कर देगा. दिस इज फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर एंड दिस इज द कल्चरल ब्रॉथ. जो भी यहाँ से कल्चर होगा वो हमारा क्या होगा? मूव करता रहेगा. मूव करना उसका बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. यहाँ से क्या है? स्टेराइल एयर हो जाती है. यहाँ से स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन होता है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है. दैट इज द एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था हमारा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का. जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है हमारा स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. इसमें आप देख सकते हैं कि इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर. इसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं जिससे कि बबल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया का. ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं दैट इज द इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर. ये जो है ये आपका घूमता रहता है जिससे कि ये जो है इस डायरेक्शन में पूरा घूमते रहते हैं और कल्चर पूरी तरह से मिक्स होता रहता है. ठीक है, ये इसका आउटलेट है. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. जो हमारा stirred tank होता है उसका जो बेस होता है that is curved होता है जिससे कि जो मिक्सिंग हो रही हो वो प्रॉपरली हो रही हो. ठीक है, The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. जो मिक्सिंग होती है उसमें जितने भी एजिटेटर्स लगे हुए हैं वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को पूरे के पूरे कल्चर में अच्छी तरह से मूव करने के लिए, ताकि हर एक कोने पे कल्चर के ऑक्सीजन पहुंचती रहे. अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर. एयर जो होती है बबल, जैसा कि हमने बबल वाला देखा था, तो उसमें क्या थी? बबल के थ्रू ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा था या फिर ऑक्सीजन के ट्रांजैक्शन को बढ़ाया जा रहा था. सो इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम. यानी कि इसके पास में क्या है? कंप्लीटली एक एजिटेटर सिस्टम है, एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम भी है, एंड अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियोडिकली. यानी कि जो भी हमने यहाँ पे देखा था, यानी कि यहाँ पे पूरा ये एजिटेशन की प्रोसेस भी हो रही है, साथ में हम अपने जो कल्चर है उसको हम रिमूव भी कर पा रहे हैं, साथ में एसिड बेस को भी कंट्रोल किया जा रहा है, इसके साथ साथ में पूरी तरह से एजिटेशन भी प्रोसेस हो रही है, बबल्स भी बन रहे हैं, आप इस वाले में देख सकते हैं. तो ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर्ड कल्चर हमें या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके. नेक्स्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, जब बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश्ड. तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली उसको मार्केट में रिलीज़ कर दें. पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी सारी चेकिंग होती है कि वो प्रॉपर बना है या नहीं, उसके बाद ही हम उसको मार्केट में रिलीज़ करते हैं. द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन. यानी कि यहाँ पे सेपरेशन भी होता है और प्योरीफिकेशन भी होता है, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. तो जो सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव. प्रोडक्ट को जो रखा जाता है वो बहुत ही उसके सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ में फॉर्मुलेट करके रखा जाता है. सच फॉर्मुलेशन हैज़ अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स. अगर ये ड्रग की बात हो यानी कि ड्रग्स के प्रोडक्शन कर रहे हो तो बहुत बार इसके क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू इसको गुजरना पड़ता है. स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्ड हर एक प्रोडक्ट का होता है ताकि कोई भी मिस प्रोडक्ट हमारा मार्केट में रिलीज नहीं हो पाए.
द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग या उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पूरी डिपेंड करती है, वो वेरी करती है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट के साथ। सो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 11 प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई होप कि आपको अब ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कहीं लगता है कि आप कोई जगह पे मिस कर रहे हैं, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करूँगी। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया।